नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। आज की क्लास में भारतीय संविधान की विशेषताएं, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निदेशक तत्व और मौलिक कर्तव्य को आप विस्तार में देखेंगे। भारतीय संविधान के अंतर्गत ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट माने जाते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न बन सकता है कि भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का अधिकार किसे प्रदान किया गया है? तो याद रखिएगा, संघीय सरकार को भारतीय संविधान ने अवशिष्ट शक्तियों का अधिकार प्रदान किया है। यहां पर दूसरा प्रश्न बन सकता है कि किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान ने अवशिष्ट शक्तियों का अधिकार संघीय सरकार को प्रदान किया है? तब आपका जवाब होगा अनुच्छेद 248 के तहत। यानी आप ये कह सकते हैं कि अनुच्छेद 248 के तहत संघीय सरकार अर्थात संसद को किसी ऐसे विषय में जो कि समवर्ती सूची और राज्य सूची में वर्णित नहीं है, विधि बनाने के अधिकार प्रदान करता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित की गई? तो आपका जवाब होगा अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित करता है। और एक बात और याद रखिएगा, लिपि कौन सी है? तो लिपि देवनागरी है। अगले पॉइंट में बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका के अनुसार राज्य हर व्यक्ति के सम्मान की रक्षा करेगा और इसकी पूर्ति प्रत्येक व्यक्ति के लिए उचित और मानवोचित कार्य परिस्थिति उपलब्ध कराकर वो करेगा। यानी ये व्यवस्था कहां दी गई है? उद्देशिका में। और कल की क्लास को याद करिए, मैंने आपको बताया था कि डीपीएसपी में यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व में भी एक अनुच्छेद इस बात का उपबंध करता है। वो कौन सा उपबंध है? तो आपको याद होना चाहिए, अनुच्छेद 42 के तहत काम की न्याय संगत, मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध किया गया है। तो याद रखेंगे, ये व्यवस्था भारतीय संविधान की उद्देशिका और डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व के अनुच्छेद 42 में दी गई है। इसी तरह से आपको कोरिलेट करके याद रखना होगा। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ये कहां व्यवस्था दी गई है? तो याद रखिएगा, प्रस्तावना अर्थात उद्देशिका के अनुसार यह व्यवस्था प्रदान की गई है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में किस संविधान संशोधन के तहत एक बार संशोधन किया गया है? तो याद रखिएगा, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत उद्देशिका में एक बार संशोधन किया गया है। और यदि पूछा जाए कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत क्या संशोधन किया गया उद्देशिका में, तो याद रखिएगा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की गई? तो आपका जवाब होगा गवर्नर जनरल द्वारा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की नियुक्ति की गई। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि संसदीय प्रणाली में द्विसदनी का क्या अर्थ है? तो याद रखिएगा, दो सदन अर्थात उच्च सदन और निम्न सदन। यहां पर आपको एक बात याद रखनी होगी, उच्च सदन का मतलब है राज्यसभा। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, राज्यसभा को स्थायी सदन और दूसरा सदन भी कहा जाता है। और निम्न सदन किसे कहा जाता है? निचला सदन। तो याद रखिएगा, लोकसभा को। लेकिन याद रखिएगा, इसे प्रथम सदन भी कहा जाता है और इसे लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। किसको? लोकसभा को। इन दोनों बातों को आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, बताया जा रहा है कि सरकार के संसदीय स्वरूप की क्या अनिवार्यता है? तो याद रखिएगा, भारतीय संसदीय स्वरूप की जो अनिवार्य विशेषता है वो है कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि जो सरकार की संसदात्मक स्वरूप है उसमें राज्य की वास्तविक शक्तियां किसे प्राप्त है? तब आपका जवाब होगा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में राज्य की वास्तविक शक्तियां प्राप्त है। किस स्वरूप में? तो सरकार के संसदात्मक स्वरूप में। यानी सरकार के संसदात्मक स्वरूप में राज्य की वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में निहित है। पूछा जा रहा है कि किस प्रकार की शासन प्रणाली में लोकसभा द्वारा पारित अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से सरकार को अपदस्थ किया जा सकता है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? संसदीय शासन प्रणाली में इस प्रकार की व्यवस्था है कि लोकसभा के द्वारा पारित अविश्वास प्रस्ताव के साथ सरकार को हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है? तो आपका जवाब होगा अनुच्छेद 1 में। यानी अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि भारतीय संघ में नए राज्य का निर्माण कौन कर सकता है? तो आपका जवाब होगा भारतीय संघ में नए राज्य का निर्माण संसद कर सकती है। कल की क्लास में मैंने इससे संबंधित आपको अनुच्छेद भी बताया था। याद रखिएगा, अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं और नाम में परिवर्तन करने की व्यवस्था की गई है। और याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था कि यदि यह पूछा जाए कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, तब आपका जवाब होगा अनुच्छेद 2 के तहत।
याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि किसी राज्य में उसके क्षेत्र को अलग करके या दो से अधिक राज्यों के क्षेत्र को मिला करके या किसी राज्य को किसी राज्य के भाग के साथ मिला करके एक नए राज्य का निर्माण की शक्ति किसे प्राप्त है, तब आपका जवाब होगा संसद को। और यह भी शक्ति किसके तहत प्राप्त है, अनुच्छेद 3 के तहत। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि यदि भारतीय संघ के राज्यों को पुनः व्यवस्थित किया जाना है तो उसके लिए क्या व्यवस्था दी गई है। तो आपको पता होना चाहिए कि संसद के दोनों सदनों से साधारण बहुमत से यह पास हो तथा संबंधित राज्यों की विधायिकाओं की सहमति हो, तभी भारतीय संघ के राज्यों को पुनः व्यवस्थित किया जा सकता है, अर्थात उनकी सीमाओं या नाम को बदला जा सकता है। और यह व्यवस्था किस अनुच्छेद में दी गई है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 3 में। कल मैंने आपको यह विस्तार में बताया भी था। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ। तो याद रखिएगा 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ। और किस राज्य से अलग होकर, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश से। अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ। तब आपका जवाब होगा 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर। और झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से अलग होकर हुआ। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि नवगठित राज्य तेलंगाना कब अस्तित्व में आया और किस राज्य से विभाजित होकर। तो याद रखिएगा 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य अस्तित्व में आया और यह आंध्र प्रदेश से अलग होकर निर्मित हुआ। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में वर्तमान में कितने राज्य और कितने संघ शासित राज्य हैं। तो आपका जवाब होगा 28 राज्य और 8 संघ शासित क्षेत्र हैं। और एक बात और याद रखिएगा कि जम्मू और कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अनुसार जम्मू कश्मीर का विभाजन किया गया और 2 संघ राज्य क्षेत्र बने, एक बना जम्मू और कश्मीर और दूसरा बना लद्दाख। याद रखेंगे जम्मू और कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अनुसार। आगे यहां पर नए राज्यों के गठन का एक चार्ट दिया गया है। यहां सबसे पहला राज्य है आंध्र प्रदेश, ये 1953 में। याद रखिएगा मैंने आपको पूर्व में बताया है कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश 1953 में। अगला है गुजरात, इसका गठन 1960 में हुआ। नागालैंड का गठन 1963 में। हरियाणा का गठन 1966 में। हिमाचल प्रदेश का गठन 1971 में। मेघालय का गठन 1972 में। मणिपुर और त्रिपुरा का गठन 1972 में। सिक्किम का गठन 1975 में। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा का गठन 1987 में। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का गठन सन 2000 में और तेलंगाना का गठन 2014 में किया गया। यहां से निश्चित तौर पर प्रश्न पूछे जाते हैं, आप इनको याद रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि संघीय संविधान की विशेषता किस देश के संविधान की विशेषता है। तो आपका जवाब होगा अमेरिकी संविधान की विशेषता संघीय संविधान की विशेषता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव की राजधानी क्या बनाई गई। तो आपका जवाब होगा दमन। अगला फैक्ट याद रखिएगा कि दादर और नागर हवेली और दमन और दीव ये संघ राज्यों का विलय अधिनियम 2019 था, जिसके तहत इन दोनों संघ राज्य क्षेत्र को एक में मिला दिया गया। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि गुजरात राज्य का गठन कब हुआ। तो पूरी डेट याद रखिएगा 1 मई 1960 को। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है। तो आपका जवाब होगा शिमला। अगला प्रश्न है चंडीगढ़ कैसा राज्य है। तो याद रखिएगा चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि लोकतंत्र में सत्ता का संचालन किसके द्वारा होता है। तो याद रखिएगा जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा। यहां पर देखिए लोकतंत्र दिया गया है, लोक मतलब होता है जनता और तंत्र यानी जनता द्वारा जो इस्टेब्लिश तंत्र है उसमें सत्ता का संचालन कौन करेगा, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में नागरिकता का उल्लेख किस भाग में किया गया है। तो आपका जवाब क्या होगा, भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। मैं पूछ रहा हूं आपसे कि बताइए कि नागरिकता के संदर्भ में कौन से अनुच्छेद हैं। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित है और किस भाग में है, तो भाग 2 में। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारत की नागरिकता कितने प्रकार की प्राप्त की जा सकती है, कितने प्रकार से। तो आपका जवाब होगा 5 प्रकार से। पहला है जन्म द्वारा, दूसरा है रक्त संबंध या वंश परंपरा द्वारा, तीसरा है रजिस्ट्रीकरण द्वारा, चौथा है देशीकरण द्वारा, पांचवा है किसी भूभाग के सम्मिलन या अर्जन के द्वारा। याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता हेतु आवेदन करने से पूर्व कम से कम कितनी अवधि तक भारत में निवास करना आवश्यक है। तो याद रखिएगा कम से कम 5 वर्ष की अवधि तक भारत में उसका आवेदन से पूर्व निवास करना आवश्यक है।
अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा प्रदत्त शक्ति के अधीन किस सरकार को इस प्रश्न पर निर्धारण करने का एकमात्र निर्णायक अधिकार है कि एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक था, विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित करने के बाद भारत की नागरिकता खो देगा? तो याद रखिएगा, यह निर्णय केंद्रीय सरकार को प्राप्त है। और मैंने आपको इसके संदर्भ में कल की क्लास में जब मैं अनुच्छेद को एक्सप्लेन कर रहा था, तो इसके संदर्भ में मैंने आपको अनुच्छेद भी बताया था। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद 9 में विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। इस तरह का प्रावधान अनुच्छेद 9 में वर्णित है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि नागरिकता के बारे में विधि बनाने का संपूर्ण शक्ति किसे प्राप्त है? तो आपका जवाब होगा भारतीय संसद को। इसके भी संदर्भ में मैंने कल आपको अनुच्छेद बताया था कि अनुच्छेद 11 में संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार पर विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है। अगला देखिए, अगला टॉपिक है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। याद रखिएगा, ये जो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत हैं, इसका मूल उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना किस का उद्देश्य है, तो आपका जवाब होना चाहिए राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत का। इसमें जो सबसे पहला प्रश्न दिया है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद राज्य के नीति निदेशक तत्व से संबंधित है, तो आपका जवाब क्या होगा? अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निदेशक तत्व से संबंधित है। यदि मैं आपसे यह पूछूं कि राज्य के नीति निदेशक तत्व का सिद्धांत अनुच्छेद किस संविधान के किस भाग में उल्लेखित है, तब आपका जवाब क्या होगा? भाग 4 में नीति निदेशक तत्व उल्लेखित है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में पंचायती राज का उल्लेख कहां वर्णित है? तो याद रखिएगा, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत में किस अनुच्छेद के तहत? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 40 के तहत। इसके अतिरिक्त जो अन्य अनुच्छेद हैं वो कल की क्लास में विस्तार से उल्लेखित किए गए हैं। अगला जो टॉपिक शुरू हो रहा है वो है मौलिक अधिकार और कर्तव्य। इसमें जो सबसे पहला प्रश्न पूछा जाएगा कि मूल अधिकार को किस भाग में रखा गया है, तो याद रखिएगा, संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार को रखा गया है। अभी मैंने आपसे यह प्रश्न पूछा था कि राज्य के नीति निदेशक तत्व के किस भाग में, तो आपका जवाब होगा भाग 4 में। और यदि पूछा जाए कि मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान के किस भाग में रखा गया है, तो आपका जवाब होगा भाग 4 क में। यहां पर अगर मैं अनुच्छेद का भी उल्लेख कर दूं तो भाग 3 में जो मूल अधिकार है ये 12 से 35 तक, यानी अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार से संबंधित है। इसी प्रकार भाग 4 में जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं वो अनुच्छेद 36 से 51 तक है। भाग 4 क में जो मूल कर्तव्य है ये अनुच्छेद 51 क से संबंधित है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है, तो आपका जवाब क्या होगा? वर्तमान में 6 मूल अधिकार है। वो कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा, समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में। चौथे नंबर पर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक। पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो कि अनुच्छेद 29 से 30 में है। और छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि अनुच्छेद 32 में उल्लेखित है। यानी ये 6 जो मूल अधिकार हैं ये वर्तमान समय में हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि मूल भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी, यानी जब भारतीय संविधान लागू हुआ उस समय कितने प्रकार के मौलिक अधिकार थे, तब आपका जवाब होगा 7 प्रकार के। तो कौन सा मौलिक अधिकार हटाया गया और किस संविधान संशोधन के तहत? तो याद रखिएगा, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19 के खंड 1 के च में उल्लेखित संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया। यानी कि जो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था वो 2 जगह उल्लेखित था, एक था अनुच्छेद 31 में और दूसरा था अनुच्छेद 19 के खंड 1 के च में। और आपको पता है कि जो मौलिक अधिकार है ये अनुच्छेद 12 से 35 तक है, यानी ये दोनों अनुच्छेद किस में आते हैं? मौलिक अधिकार में। और इस संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत कानूनी अधिकार बनाया गया। याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न वही है, पूछा जा रहा है कि मौलिक अधिकार कितने से कितने तक? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 12 से 35 तक। पूछा जा रहा है कि कानून का नियम का अर्थ क्या है? तो यानी कि कानून की दृष्टि में सभी समान हैं, इसे ही कानून का नियम कहा जाता है। अगला है, पूछा जा रहा है कि समानता के मूल अधिकार का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में किस बात का उल्लेख है? तो याद रखिएगा, विधि के समक्ष समता का अधिकार अनुच्छेद 14 में दिया गया है। और यदि पूछा जाए कि विधि के समक्ष समता का अधिकार कहां से लिया गया है, तब आपका जवाब होगा ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है। और यदि यह पूछा जाए कि विधियों का समान संरक्षण यह किस संविधान से लिया गया है, तो याद रखिएगा, विधियों का समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से लिया गया है।
अगला प्रश्न देखिए, यहां पूछा जा रहा है कि अनुच्छेद 16 के बारे में। तो मैं अनुच्छेद 16 से पहले अनुच्छेद 15 को भी एक्सप्लेन कर दूं। अनुच्छेद 15 में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी भेदभाव को प्रतिबंधित किया गया है। यानी कि जितने क्षेत्र मैंने अभी आपको बताया कि जन्म, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, इनके आधार पर नागरिकों के प्रति कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस बात का उल्लेख कहां पर है? अनुच्छेद 15 में। अब आइए अनुच्छेद 16 देखिए। अनुच्छेद 16 में किस बात की व्यवस्था है कि सार्वजनिक रोजगार से संबंधित मामलों में भारत के सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता दी जाएगी, अर्थात लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता दी जाएगी। यानी राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति से संबंधित विषय में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। अपवाद स्वरूप इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को इसमें अपवाद स्वरूप रखा गया। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि स्वतंत्रता का जो मूल अधिकार है उससे संबंधित कौन अनुच्छेद है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक ये 4 अनुच्छेद स्वतंत्रता का मूल अधिकार से संबंधित हैं। इसको करने से पहले मैं आपको जो समानता के अधिकार में अनुच्छेद 17 और 18 रह गया है इसको कंप्लीट करा देना चाहता हूं ताकि कोई भी अनुच्छेद छूटे ना। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत दिया गया है, यानी कि किसी भी व्यक्ति के साथ छुआछूत का कोई भेदभाव नहीं होगा। और जो अनुच्छेद 18 है ये उपाधियों के अंत की व्यवस्था करता है। ये चारों अनुच्छेद समानता का अधिकार देते हैं, यानी अनुच्छेद 14 के तहत विधि के समक्ष समता का अधिकार, अनुच्छेद 15 के तहत धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तीसरा है अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय पर अवसर की समानता होगी। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत होगा और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत होगा। अब आइए स्वतंत्रता का मूल अधिकार जो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक में है। इससे संबंधित जो सबसे पहली बात बताई जाती है कि अनुच्छेद 19 में जो सब क्लॉज 1 का क है उसके तहत प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार निहित है। यहां पर एक बात याद रखिएगा, ये जो अनुच्छेद 19 है इसके सब क्लॉज 1 के क में बोलने की स्वतंत्रता दी गई है, उसी के तहत ये प्रेस की स्वतंत्रता आती है। अब जरा यहां पर एक बात और याद रखिएगा, इसमें अनुच्छेद 19 के 1 के ख में क्या बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन करना चाहता है तो उसको स्वतंत्रता प्राप्त है। इसी प्रकार अनुच्छेद 19 के 1 के ग में संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार है। अनुच्छेद 19 के 1 के घ में भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र कहीं पर भी अबाध रूप से आने जाने का स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 के 1 के अंग में भारत के किसी भी भाग में निवास करने या वहां बस जाने का अधिकार है। आपको पता है, अभी इस पर चर्चा भी हुई थी कि अनुच्छेद 1 के च में जो संपत्ति का अधिकार था उसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत हटा दिया गया है। और अनुच्छेद 19 के 1 के 6 में बताया गया कि किसी भी व्यक्ति को जीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार होगा। ठीक है, ये जो 19 के अंतर्गत जो भी अलग अलग अधिकार प्राप्त हैं उन सभी अधिकारों को हमने यहां पर आपको बता दिया, क्योंकि मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए यहां पर कुछ भी स्किप नहीं किया जाना चाहिए। अगला देखिए, अगला अनुच्छेद दिया जा रहा है अनुच्छेद 21 क। अनुच्छेद 21 क को करने से पहले मैं अनुच्छेद 20 आपको एक्सप्लेन कर देना चाहता हूं। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण है, यानी इसके तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रता है। यानी किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार ही सजा दी जाएगी और अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत उसको सजा मिलेगी, न कि पहले या बाद के कानून के तहत। और इसमें जो तीसरी व्यवस्था की गई है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ये सभी स्वतंत्रता किसके तहत है? अनुच्छेद 20 के तहत है। इसीलिए इसका नाम दिया गया अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अब आप आइए अनुच्छेद 21 को, उसके बाद चलेंगे अनुच्छेद 21 क पे। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार के संदर्भ में बात की गई है, यानी किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन या उसकी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसके अधिकार से उसको वंचित नहीं किया जा सकता है। इस बात की व्यवस्था किसमें है? अनुच्छेद 21 में है, याद रखेंगे। अगला है अनुच्छेद 21 का जो यहां पर दिया है। इसमें क्या उल्लिखित है? इसमें है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था कराने का कार्य किसका होगा? राज्य विधि द्वारा इस व्यवस्था को कराएगी। ये मौलिक अधिकार है। और याद रखिएगा, ये जो अनुच्छेद 21 का है ये किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो याद रखिएगा 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। अगला देखिए, यहां पूछा जा रहा है कि अन्य मौलिक अधिकार क्या है। मैंने इनकी अभी चर्चा भी की है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि अनुच्छेद 23 और 24 में है।
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक, सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। अगला देखिए, यहां पर अगला अनुच्छेद दे रहा है अनुच्छेद 22। इसमें क्या है? इसमें कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी और निरोध यानी कुछ दशाओं में संरक्षण का उपबंध किया गया है, यानी कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण दिया गया है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 22 में। यानी इसमें क्या व्यवस्था दी गई है? यानी इसमें कहा गया कि हिरासत में लेने का जो कारण है वो आपको बताना पड़ेगा। दूसरी बात कि 24 घंटे के अंदर में आपको मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर करना पड़ेगा और उसकी पसंद का वकील करने का उसका अधिकार होगा। ये सभी बातें अनुच्छेद 22 में कही गई हैं। अगला देखिए प्रश्न, अगला प्रश्न है अनुच्छेद 23 से संबंधित है। अनुच्छेद 23 किसके अंतर्गत आता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। यानी हमारे संविधान में जो अनुच्छेद 23 है ये मनुष्य का अवैध व्यापार एवं बलात्श्रम में निषेध की व्यवस्था करता है। यानी कि जो अनुच्छेद 23 है ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी मानव का अवैध व्यापार यानी दुर्व्यापार नहीं करेगा और न तो उससे बेगारी करवाएगा। ये कौन व्यवस्था कर रहा है? अनुच्छेद 23 जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है। इसमें जो अनुच्छेद 24 है वो कहता है कि बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, यानी जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं वो किसी भी बच्चे को कारखाने या खानों या किसी भी जोखिम भरे स्थान पर काम करने नहीं दिया जाना। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि संविधान में जो धर्म की स्वतंत्रता है ये किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 25 से 28 तक में धर्म की स्वतंत्रता दी गई है। यहां पर देखिए अनुच्छेद 25 में क्या कहा गया है, आगे इसके बारे में डिटेल नहीं है, यहां मैं इसको डिटेल करा दे रहा हूं। अनुच्छेद 25 में कहा गया कि अंतःकरण की धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता होगी। यह स्वतंत्रता कौन प्रदान करेगा? अनुच्छेद 25। और अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता होगी। इसी प्रकार अनुच्छेद 27 में किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता की गई है। यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब किसी भी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या उसके पोषण के लिए व्यय करने के लिए करों के संदाय यानी करों की व्यवस्था करने के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते हैं। अगला है अनुच्छेद 28। इसमें कहा गया कि कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता प्राप्त की गई है। यह किसमें दी गई है? अनुच्छेद 28 में। अगला देखिए, और एक बात और याद रखिएगा, यहां अनुच्छेद 28 में एक पॉइंट पूछा जाता है कि एक बात याद रखिएगा कि राज्य के निधि से पूर्णतः पोषित किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यह किस किस अनुच्छेद में है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 28 के 1 में। यह भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है, याद रखेंगे। अगला देखिए, अगला है पूछा जा रहा है अनुच्छेद 51 क के बारे में। अनुच्छेद 51 क को करने से पहले मैं जो और मौलिक अधिकार बचे हैं उसको कंप्लीट करा देता हूं। अगला जो बचा है वो है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 और 30 में है। अनुच्छेद 29 में कहा गया, जो कि संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है, कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 प्रोवाइड करेगा। और अनुच्छेद 30 में कहा गया कि शिक्षा के लिए जो संस्थाएं हैं इनकी स्थापना की जाएगी और इनका जो प्रशासन है वो अल्पसंख्यकों वर्गों के हाथ में होगा। यानी शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का जो अल्पसंख्यक वर्ग का अधिकार है वो अनुच्छेद 30 के अंतर्गत प्राप्त होता है। इसके बाद आपने देखा कि अनुच्छेद 31 में जो संपत्ति का अधिकार है वो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हट गया है। उसके बाद जो आता है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये किसके तहत है? तो ये अनुच्छेद 32 के तहत प्राप्त है। ठीक है, यानी इस भाग में, इस अनुच्छेद में कहा गया कि जो हमको मौलिक अधिकार हैं उन अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए समुचित कार्रवाई का जो अधिकार होगा वो किसका होगा? उच्चतम न्यायालय को दिया गया। और याद रखिएगा इसी अनुच्छेद 32 के सब क्लॉज 2 में उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकार को प्रवर्तित कराने के लिए 5 प्रकार की रीट जारी करने का अधिकार है। वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार प्रेक्षा और उत्प्रेषण। ये भी बात आप यहां पर याद रखेंगे। इस प्रकार आपने मौलिक अधिकार में जो भी अनुच्छेद दिए गए हैं उन सभी अनुच्छेद को आपने देख लिया। अब चलिए चलते हैं अनुच्छेद 51 क पे। वो किससे संबंधित है? तो अभी बात हुई थी कि मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। कौन? अनुच्छेद 51 का क। और इसमें कितने प्रकार के मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? तो याद रखिएगा 11 प्रकार के मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 क में दिए गए। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो अनुच्छेद 51 क है इसमें जो 11 मौलिक कर्तव्य हैं ये पहले इनकी संख्या कितनी थी? 10 थी। इसमें एक मौलिक कर्तव्य को बाद में जोड़ा गया है, वो था 11वां मौलिक कर्तव्य, जो कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। और इसमें क्या व्यवस्था ऐड की गई? इसमें कहा गया कि जो माता पिता या संरक्षक हैं वो 6 से 14 वर्ष तक के जो आयु के बच्चे हैं उनके पालन पोषण और शिक्षा का अधिकार उनको प्रदान करेंगे, यानी उनको शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे।
ये 11वां जो मौलिक कर्तव्य है इसे बाद में जोड़ा गया था। पूछा जा रहा है कि किस दौरान भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार पर उपयुक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति द्वारा जो आपातकाल की घोषणा होती है उसके द्वारा भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार पर उपयुक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसको आगे जब आपातकाल को डिटेल में देखेंगे तो इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि मौलिक अधिकार न्यायालय में परिवर्तनीय है या नहीं। तो आपका जवाब होगा मौलिक अधिकार न्यायालय में परिवर्तनीय है। यानी अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन आपके मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करता है तो आप न्यायालय में जा सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, नीति निर्देशक तत्व जो है यानी नीति निर्देशक सिद्धांत जो है डीपीएसपी, ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि भारतीय भूमि पर धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव की जो प्रतिरक्षा है ये कैसा अधिकार है और ये किसे प्राप्त है। तो याद रखिएगा, ये मौलिक अधिकार है और एक विदेशी नागरिक को यह प्राप्त नहीं है। यानी ये केवल भारतीय नागरिकों को यह अधिकार प्राप्त है। और मैं अगर आपसे ये पूछूं कि ये मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है तो आप तुरंत जवाब दे देंगे अनुच्छेद 15 में, क्योंकि इसकी चर्चा मैंने कई बार आपसे की है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि निवारक निरोध के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने माह के लिए बंदी बनाया जा सकता है। तो याद रखिएगा 3 माह के लिए। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि परमादेश रीट का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो याद रखिएगा, इसका शाब्दिक अर्थ होता है समादेश। यहां पर एक बात और समझ लीजिए कि परमादेश रीट जो है ये कब जारी की जाती है। तो याद रखिएगा, जब कोई भी पदाधिकारी अपने कर्तव्य का पालन का निर्वाह नहीं करता है तो इस प्रकार का जो रीट है वो उस पदाधिकारी को उसके कर्तव्य के पालन करने के लिए आदेश के तौर पर जारी किया जाता है। क्लियर हो गया होगा आपको, बिल्कुल साधारण भाषा में मैंने इसको आपको बताया। अगला दिया है प्रतिषेध। यहां पर मैं 5 प्रकार के रीट को उल्लेखित कर दे रहा हूं ताकि कोई भी कंफ्यूजन आपको न रहे। अगला दिया है इसमें प्रतिषेध। प्रतिषेध का आदेश उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो उन्हें ऐसा करने से रोकने के लिए प्रतिषेध आदेश जारी किया जाता है। क्लियर हो गया होगा। यहां पर 3 नाम और मैंने आपको अभी ऊपर बताए थे। एक बचा है बंदी प्रत्यक्षीकरण, एक बचा है उत्प्रेषण और एक बचा है अधिकार प्रेक्षा लेख। सबसे पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण को भी समझ लीजिए। यहां पर बंदी प्रत्यक्षीकरण की जो रीट है ये तब जारी की जाती है जब कोई व्यक्ति इस प्रकार की एप्लीकेशन देता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है, तब न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण का रीट जारी करता है और बंदीकरण करने वाले अधिकारी को यह आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को एक निश्चित स्थान और एक निश्चित समय पर उपस्थित करे, सशरीर उसको उपस्थित करे और किस कारण से उसको बंदी बनाया गया इस बात पर बताए। यह है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला है उत्प्रेषण। इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को यह आदेश दिया जाता है कि वे अपने पास लंबित मुकदमे के न्याय निर्णय के लिए वरिष्ठ न्यायालय को उसे भेज दे। और अधिकार प्रेक्षा लेख, ये जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगे जिसके रूप में कार्य करने के लिए उसके पास कोई वैधानिक अधिकार न हो तो न्यायालय अधिकार प्रेक्षा आदेश जारी करता है और उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस आदेश से या किस अधिकार से उस कार्य को कर रहा है। जब तक उस पर संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता है तब तक वो उस पर कार्य कर नहीं सकता है। क्लियर है, आपने इन 5 प्रकार के रीट को बिल्कुल साधारण भाषा में समझ लिया। अगला देखिए, पूछ रहा है कि मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता को प्रचालित करने की गारंटी संविधान का कौन सा अनुच्छेद देता है। तो अभी आपने पढ़ा अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसके तहत मौलिक अधिकार को परिवर्तन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार के रीट जारी करने का अधिकार मिला है। और आपको मैंने कल बताया था कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार अर्थात अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों में पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था किस अनुच्छेद के तहत निर्धारित की गई है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 39 के घ के तहत। अगला प्रश्न अनुच्छेद 16 के सब क्लास 2 से पूछा गया कि इसमें किस प्रकार की व्यवस्था की गई है। तो आपका जवाब होगा कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान या निवास या इनमें से किसी भी आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के विषय में किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। यानी अगर आप साधारण भाषा में समझें तो अनुच्छेद 16 का सब क्लास 2 इस बात की व्यवस्था करता है कि राज्य के अधीन नियोजन में यानी राज्य के अधीन किसी भी
नौकरी में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी भी आधार पर कोई नागरिक अपात्र नहीं होगा और न ही उसके साथ कोई भेदभाव किया जाएगा। ये किसमें है? अनुच्छेद 16 के 2 में। अगला देखिए, पूछ रहा है कि किस अधिकार के तहत राज्य की महिलाओं, बच्चों और पिछड़े वर्गों को के लिए विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति देता है? तो याद रखिएगा, ये समानता का अधिकार ये अनुमति देता है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में काम के अधिकार को किस रूप में अधिकृत नहीं किया गया है? तो याद रखिएगा, काम के अधिकार को मूलभूत अधिकार के रूप में समावेशित नहीं किया गया है। यानी ये फैक्ट याद रखेंगे कि हमारे संविधान में काम के अधिकार को मूलभूत अधिकार के रूप में समावेशित नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार किसके पास है? तो याद रखिएगा, भारतीय संसद मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है, लेकिन एक बात और याद रखिएगा, मौलिक अधिकार के मूल ढांचे में कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता है। इस संदर्भ में कई सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत के सदस्य का निर्वाचन कैसे होता है? तो याद रखिएगा, ग्राम सभा की जनता के द्वारा पंचायत के सदस्य निर्वाचित होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि यदि किसी व्यक्ति को उसके वकील से विचार विमर्श करने का मौका न दिया जाए तो यह किस प्रकार का उल्लंघन माना जाएगा? तो यह किसी गिरफ्तार व्यक्ति की स्वतंत्रता या जीने के अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। अगले पॉइंट में बताया जा रहा है कि यदि कुछ लोगों के पास मत देने का अधिकार होगा तो यह चुनाव की प्रजातांत्रिक प्रक्रिया का समर्थन नहीं करता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि संविधान के किस संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो आपका जवाब होगा 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। और यदि पूछा जाए कि किस अनुच्छेद को जोड़ा गया तो आपका जवाब होगा अनुच्छेद 21 का। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय भूभाग में किसी व्यक्ति को कानून की नजर में समान होने या कानून द्वारा समान सुरक्षा पाने के अधिकार की अनदेखी राज्य सरकार नहीं कर सकती है? यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 14 में। यानी आप ये कह सकते हैं कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समता का अधिकार है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग अथवा धर्म अथवा जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। इस बात का उल्लेख किसमें है? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 15 में। मैंने इसको अभी डिटेल में कई बार बताया है। अगला पॉइंट में बताया जा रहा है कि हमारे संविधान में सामाजिक समानता स्वीकृत की गई है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि मौलिक अधिकार के रक्षक कौन है? तो याद रखिएगा, न्यायपालिका मौलिक अधिकार की रक्षक होती है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का जब उल्लंघन होता है तो वह किसके पास जा सकता है? तो याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, इन दोनों न्यायालयों के पास मौलिक अधिकार के उल्लंघन होने पर कोई व्यक्ति जा सकता है। आपको पता है कि अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार के जो भी प्रोविजन है उनके संबंध में संरक्षण देने का अधिकार है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य को कब और किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तब आपका जवाब होगा 42वें संविधान संशोधन 1976 के। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि वैज्ञानिक सोच और सुधार की भावनाओं का विकास करना यह भारत के संविधान के किस भाग में शामिल किया गया है? तो आपका जवाब होगा भारतीय संविधान के भाग 4 क के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य में इस बात को शामिल किया गया है कि वैज्ञानिक सोच और सुधार की भावना का विकास किया जाए। यदि आपसे इसमें एग्जैक्ट अनुच्छेद पूछा जाए तो आपका जवाब होगा अनुच्छेद 51 क के ज में इस बात की व्यवस्था की गई है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना विकसित की जाए। यह मौलिक कर्तव्य है 51 क के ज के तहत। इसके अतिरिक्त जो और मौलिक कर्तव्य हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं मैं यहां पर उल्लेखित कर दे रहा हूं। यदि पूछा जाए कि संविधान का पालन करें और उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें, यह कहां है? तो आपके मौलिक कर्तव्य में अनुच्छेद 51 क के क में है। यदि यह पूछा जाए कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें, यह किस मौलिक कर्तव्य में है? तो आपका जवाब क्या होगा? अनुच्छेद 51 क के ग में इस बात की व्यवस्था की गई है। यदि आपसे यह पूछा जाए कि ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है, यह किस मौलिक कर्तव्य में है? तो आपका जवाब होगा अनुच्छेद 51 क के अंग में। याद रखिएगा, यदि पूछा जाए कि हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें, यह किस मौलिक कर्तव्य में है? तो आपका जवाब होगा अनुच्छेद 51 क के च में। यदि आपसे पूछा जाए कि प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्यजीव आते हैं, उनकी रक्षा करें, उनका संवर्धन करें, यह अनुच्छेद 51 क के
6 में दिया गया है। और 2 और कर्तव्य आपको याद रखना होगा। एक है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें और हिंसा से दूर रहें, ये अनुच्छेद 51 क के झ में दिया गया है। और इसके अतिरिक्त जो मैंने आपको 11वां जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है अनुच्छेद 51 क के ट में, उसको मैंने आपको सबसे पहले उल्लेखित किया था कि माता पिता या संरक्षक जो भी है वो 6 से 14 वर्ष तक के जो आयु के बच्चे हैं उनके पालन पोषण और उनकी शिक्षा के अवसर उनको प्रदान किए जाएं, इस बात की व्यवस्था अनुच्छेद 51 क के ट में मूल कर्तव्य में की गई है। इतने मूल कर्तव्य जो मैंने अभी आपको स्पेसिफिक बताए हैं, ये बिल्कुल आपको याद होने चाहिए। यहाँ पर आपने मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निदेशक तत्व अर्थात डीपीएसपी को विस्तार में देखा। एक भी अनुच्छेद आपने स्किप नहीं किया है। जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे उन सभी को देखा आपने। इस प्रकार जो भी क्लासेस आपको मिले आप उसको कंप्लीट करते चलें। पूर्व की क्लासेस का रिवीजन भी करते रहें ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। कल की क्लास में संसदीय प्रणाली को कंप्लीट कराया जाएगा। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।